हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। हमने शुरू की हुई है अपनी यूनिट मूवमेंट। तो मूवमेंट के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लासिफिकेशन के बारे में, और हमने बात की कि किस तरह से हम मूवमेंट ऑफ फोर्स को मेजर करते हैं और उसकी यूनिट क्या होती है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट के बारे में कि रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट क्या होता है। तो रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट क्या होता है? द नेट मूवमेंट, यानी कि जो पूरा मूवमेंट है, द नेट मूवमेंट एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉन एज रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट। यानी कि जो हमारा नेट मूवमेंट है, जब वो हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट। तो हम क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट। या फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज इक्वल। ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? कि इक्वल क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज के सम के ऊपर ही। हम इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल, किसके इक्वल होता है? इट इज द इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। नंबर ऑफ फोर्स जब एक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर, तो जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का जो सम होता है वो इक्वल होता है रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट के अंदर जो डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या होगी? द नेट मूवमेंट, the net movement acting on a body, act on a body, the net movement acting on a body, acting on a body is known as resultant टर्निंग मूवमेंट। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट। की द नेट मूवमेंट, जो हमारा नेट मूवमेंट है, एक्ट कर रहा है, किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? हमारी बॉडी के ऊपर। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट। या फिर इसके अंदर हम आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि इट इज इक्वल, इट इज इक्वल टू द, it is equal to the algebraic sum of clockwise, it is equal to the algebraic sum of clockwise movement and anti-clockwise movement when the number of forces acting on a body, कि जब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है किसी बॉडी के ऊपर, तब जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट का जो सम होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट के अंदर। तो देखिए रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट के अंदर हमने क्या बात की कि द नेट मूवमेंट एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नोन एज रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट। यानी कि जो नेट मूवमेंट एक्ट कर रहा है हमारी बॉडी के ऊपर, वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? इट इज इक्वल, ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? द अलजेब्रिक सम, जो अलजेब्रिक सम होगा किसके बीच का सम? क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यानी कि जो हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप बात कर लेते हैं, जैसे यहां लिख लेते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, या फिर हम इस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से एक आपके पास डायग्राम है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है? एक डायग्राम है। इसके अंदर हमने मान लिया कि ये हमारी F1 है, F2 है और F3 है। ये हमारे पास क्या है? F1 है, F2 है और ये हमारी है F3। इनके ऊपर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस तरह से लोड लग रहा है। मान लीजिए ये D1 है, ये D2 है और ये हमारी कहलाएगी D3। तो एक तरफ से हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए जो हमारी F1 है वो हमारी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। जो F1 हमारी डायरेक्शन है वो क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह जो हमारी F2 है ये भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज।
लेकिन जो हमारी F3 होगी ये हमारी क्या रहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो देखिए आपको ये भी पता है जब हम बात करते हैं क्लॉकवाइज के अंदर तो क्लॉकवाइज हम लिखते हैं नेगेटिव, और जब हम बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज के बारे में तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज हमारी कौन सी रहती है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे, हम क्या बात करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स F1, यानी कि जो हमारी F1 है, F1 के ऊपर मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगी, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है F मल्टीप्लाई में D होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, F1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा D1। लेकिन ये डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन हमारी कौन सी है, डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा किसमें रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज रहेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी तरह हम बात कर लेंगे सेकंड के बारे में, मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि F2। तो F2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा D2, ये भी कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि रहेगी पॉजिटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स, ये होगा F3। F3 के अंदर क्या आ जाएगा, F3 मल्टीप्लाई में क्या होगा, D3। लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन यानी कि जो रोटेट कर रही है हमारी बॉडी वो कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा किसमें रहेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन में हमारी क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा रिजल्टेंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट का। तो रिजल्टेंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट का फॉर्मूला आपको पता है कि किसका होता है, इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, जो हमारा रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट रहेगा, रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट वो इक्वल किसके होगा, वो होगा अलजेब्रिक सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के अकॉर्डिंग और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे, मान लीजिए F1 मल्टीप्लाई में D1, F1 मल्टीप्लाई में D1 प्लस F2 मल्टीप्लाई में D2। यहाँ पे प्लस है लेकिन ये हमारा नेगेटिव के अंदर है, तो ये नेगेटिव है, माइनस यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। तो यहाँ पे जो निशान आ जाएगा वो आएगा माइनस का। तो ये बन जाएगा F3 मल्टीप्लाई में D3, ठीक है, F3 मल्टीप्लाई में D3, जहां फिर आप इसको लिख लेंगे F1 D1 प्लस में F2 D2 प्लस माइनस F3 D3। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट का। तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, रिजल्टेंट मूवमेंट, ठीक है, रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट का। तो देख लीजिए एक बार फिर से, रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट, सबसे पहले रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट क्या होगा, द नेट मूवमेंट एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कि वो नेट मूवमेंट जो एक्ट कर रहा है हमारी बॉडी के ऊपर वो हमारा कहलाता है रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, इट इज इक्वल, ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, टू द अलजेब्रिक सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जब किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है तो उस दौरान जो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का जो सम होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वो इक्वल रहेगा रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट के अंदर। तो वही हमने यहाँ पे बात की, यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया जिसके अंदर F1 F2 F3 हमारे पास क्या है, तीन फोर्सेस लग रही हैं। ये डिस्टेंस है जो ट्रेवल किया जा रहा है उनके द्वारा, D1 D2 और D3। तो देखिए यहाँ पे D1 D2 D3 आ गया, F1 F2 F3 आ गया। F1 जो डायरेक्शन है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, F2 डायरेक्शन वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन F3 है वो हमारी कौन सी है, वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि F1 के ऊपर। तो F1 के अंदर फॉर्मूला आपको पता है मोमेंट ऑफ फोर्स का, क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि F मल्टीप्लाई में D। तो यहाँ पे हमने वही किया, F1 मल्टीप्लाई में हमने कर दिया D1, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा किसमें रहती है, पॉजिटिव। तो एंटी डायरेक्शन हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव। हमने यही लिखा F1 मल्टीप्लाई में D1, डायरेक्शन पॉजिटिव क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट हमने बात की F2 और D2 की, तो मोमेंट ऑफ फोर्स F2 पे निकालेंगे तो F2 मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, D2, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव। थर्ड हमने बात की मोमेंट ऑफ फोर्स F3 इज इक्वल टू F3 मल्टीप्लाई में D3, डायरेक्शन क्लॉकवाइज यानी कि यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। तो सम होता है रिजल्टेंट, ये हमारा क्या रहेगा, रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट। इसका जो सम इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, सम के। तो F1 मल्टीप्लाई में D1 प्लस F2 मल्टीप्लाई में D2 प्लस
यहाँ पे भी प्लस आएगा, लेकिन जो ये डायरेक्शन है ये कौन सी है, क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव के अंदर, तो प्लस माइनस क्या रहेगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस F3 मल्टीप्लाई में D3, और लास्ट में ये हमारा पास आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट का F1 D1 प्लस F2 D2 माइनस F3 D3, ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट का। तो ये हमारा क्या रहेगा रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर बॉडी अंडर कोप्लेनर फोर्सेस, यानी कि कोप्लेनर फोर्सेस के अंडर जो हमारी बॉडी होती है उनकी कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक रहा कौन सा, रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट, यानी कि रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट द नेट मूवमेंट एक्टिंग ऑन ए बॉडी, की जो नेट मूवमेंट है एक्ट कर रहा है हमारी बॉडी के ऊपर, वो क्या कहलाता है रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में, जिन कंडीशन के अंदर क्या रहती है हमारी कोई भी कोप्लेनर बॉडी है वो क्या रहती है, इक्विलिब्रियम रहती है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर अंडर, कंडीशंस फॉर equilibrium, conditions of equilibrium, conditions of equilibrium for bodies under coplanar forces, under कोप्लेनर फोर्सेस, यानी कि कोप्लेनर फोर्सेस के अंडर जो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल की जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर बॉडीज अंडर कोप्लेनर फोर्स, यानी कि अंडर कोप्लेनर फोर्सेस के अंडर जो कंडीशंस है इक्विलिब्रियम बॉडीज की, उन बॉडीज के बारे में हम बात करेंगे। तो तीन कंडीशंस होती है जब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, इक्विलिब्रियम बॉडीज के बारे में। तो वो कंडीशन कौन कौन सी होती है, एक होगी हमारी कंडीशन हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट वर्टिकल कंपोनेंट के, और थर्ड हमारी रहेगी जो भी ऑल फोर्सेस एक्ट कर रही है हमारे प्लेन के ऊपर, हमारे पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन रहेगी, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, द अलजेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस। सबसे पहली हमारी कंडीशन क्या रहेगी, द अलजेब्रिक सम ऑफ द algebraic sum of horizontal component, the algebraic sum of the horizontal components of the forces, components of all the forces, component of all the forces, वो क्या रहेगा, वो रहेगा जीरो। तो वो हमारा ऑल द फोर्सेस, वो जो हमारा मोमेंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा जीरो। तो उसको हम किस तरह से एक्सप्रेशन Fx, तो हम किस तरह लिख लेंगे, Fx इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x एक्सिस पे, यानी कि मान लीजिए जो भी हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे जितनी भी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस का जो अलजेब्रिक सम रहेगा वो हमारा सम क्या रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा जीरो, वो सम क्या रहेगा जीरो। वही हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बात की कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर हम बात कर रहे हैं कोप्लेनर प्लेन के अंदर बॉडी के इक्विलिब्रियम के बारे में, तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो सम है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सब फोर्सेस का जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल जीरो, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, द algebraic sum of the vertical component of the vertical components of all the forces, of all the forces, component of
चाहिए, वो होना चाहिए जीरो। फोर्सेस वो हमारा क्या होना चाहिए, जीरो। फोर्सेस एग्जांपल एस्टिमेशन Fy इज इक्वल टू जीरो, तो Fy इज इक्वल टू वो भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए बात कीजिए या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की कंडीशंस के अंदर जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में, कोप्लेनर फोर्सेस के अंदर जो हमारी बॉडीज है उनकी कंडीशंस के बारे, इक्विलिब्रियम के बारे में, तो वो कंडीशन के अंदर क्या रहेगा कि जो भी अलजेब्रिक सम होगा किसके ऊपर, जो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर जो भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, जो फोर्सेस लग रही हैं, उन फोर्सेस का क्या रहेगा, जो भी सम रहेगा, वो सम क्या रहेगा, वो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। वो सम क्या रहेगा, जीरो। इसी प्रकार जो हमारे वर्टिकल कंपोनेंट है यानी कि y, तो यहाँ पे भी जो सम रहेगा वो सम हमारा क्या रहेगा, वो भी सम रहेगा जीरो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के अंदर सम क्या रहेगा, जीरो सम रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड कंडीशन के बारे में। थर्ड कंडीशन हमारी कौन सी रहेगी, अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड कंडीशन के बारे में, बात करते हैं हमारी थर्ड कंडीशन के बारे में। तो थर्ड कंडीशन के अंदर क्या कहते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज जीरो। यानी कि इसके अंदर क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी कि जो मूवमेंट है, मूवमेंट के ऑल द फोर्सेस है अबाउट एनी प्लेन, यानी कि किसी भी प्लेन के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट रहेगा फोर्सेस का, वो भी हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तब हमारी कंडीशंस क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशंस होगी। तो हम क्या लिखेंगे, द अलजेब्रिक सम ऑफ the algebraic sum of the algebraic sum of moment, the algebraic sum of moment of all the forces about any plan, forces about any plan, about any plane, वो भी क्या रहेगी, एग्जाम इजी लिख के हम क्या लिखेंगे, एस्टिमेशन m इज इक्वल टू जीरो। यानी कि उनका भी मूवमेंट क्या रहेगा, ठीक है, ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी प्लेन क्या भी रहेगी, वो भी हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यानी कि मूवमेंट हमारा क्या होगा, जीरो। तो ये हमारी क्या रहेंगी, तीन एंड कंडीशंस रहेंगी। कौन कौन सी एंड कंडीशन, एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहली एंड कंडीशन क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी कि हमारे कोई कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, उनका जो एस्टिमेशन सम रहेगा, अलजेब्रिक सम, वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसी तरह सेकंड हमारा कौन सा है, जो भी वर्टिकल कंपोनेंट्स है, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस, जो भी सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा फोर्सेस का वर्टिकल कंपोनेंट्स के ऊपर, वो भी हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। थर्ड पॉइंट के अंदर हमने बात की है द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस है हमारे किसी भी प्लेन के ऊपर जो लग रही हैं, प्लेन के ऊपर फोर्सेस, उन फोर्सेस का जो मूवमेंट का सम होगा वो भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये हमारी क्या होगी, तीन एंड कंडीशंस होंगी। कौन कौन सी एंड कंडीशंस होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे जीरो, वर्टिकल कंपोनेंट पे जीरो, और जो ऑल मूवमेंट है फोर्सेस का वो भी हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी वेल्जियन थ्योरम। क्या वेल्जियन थ्योरम, इस थ्योरम की हमने डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि ये थ्योरम क्या है, ये थ्योरम हमें क्या बताती है, क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक है वेल्जियन थ्योरम। ठीक है, शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या रहेगा, वेल्जियन थ्योरम। ठीक है, VARIGNOMS, वेल्जियन थ्योरम। ठीक है, वेल्जियन थ्योरम, THEOREM, वेल्जियन थ्योरम, या फिर हम इसको वेल्जियन थ्योरम बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो वेल्जियन थ्योरम ऑफ मूवमेंट। ठीक है, वेल्जियन थ्योरम ऑफ मूवमेंट्स। तो देखिए ये थ्योरम हमें क्या कहती है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी प्लेन के अंदर अगर दो फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस का जो मूवमेंट होगा, जो सम होगा, वो इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा उसके रिजल्टेंट के इक्वल। मान लीजिए जैसे कि आपको दिखाया गया है, ये हमारे पास एक ये फोर्स है, तो इस तरह से कोई फोर्स है, ये F1 है, ये F2 है।
तो ये इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी? आर के, यानी कि रिजल्टेंट के इक्वल होगी। वो क्या किसके इक्वल हो जाएगी? रिजल्टेंट के इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं? द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस about any point in their any plan is equal to the moment of their resultant about the same point। यानी कि उसी पॉइंट के रिजल्टेंट के, यानी इसी पॉइंट से F1 लग रही है, इसी पॉइंट से F2 लग रही है, तो ये इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी? रिजल्टेंट के इक्वल। तो वर्जन थ्योरम के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द algebraic sum of any two forces, the algebraic sum of any two forces, the algebraic sum of any two forces, ठीक है, the algebraic sum of any two forces of moments about any point, ठीक है, about any point in their plane is equal to the moment of their resultant at the same point, तो सेम पॉइंट के रिजल्टेंट के इक्वल होगा। यानी कि अगर F1 प्लस में F2, इन दोनों का जो मूवमेंट होगा, जो सम होगा, वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा? R के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा? R के इक्वल होगा। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू हो जाएगा R के। तो यही हमने यहाँ पे बात की है, एक बार फिर से देख लीजिए। वेजनल थ्योरम ऑफ मोमेंट हमें क्या कहती है? दिस थ्योरम स्टेट दैट इफ the algebraic sum of moment of any two forces about any point, यानी कि हमारा कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर अगर दो फोर्सेस लग रही हैं, वो फोर्सेस कौन सी है? मान लीजिए F1 फोर्स है और एक हमारी लग रही है F2 फोर्सेस। एक पॉइंट है, यही हमने बात की, द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस, कि दो फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस का जो मूवमेंट रहेगा, उन मूवमेंट का जो सम रहेगा, यानी कि जोड़ F1 और F2, वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा जो रिजल्टेंट का मूवमेंट होगा, यानी कि R के इक्वल होगा। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू R, यानी कि हमारी F1 और F2 दो फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस का जो जोड़ रहेगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? रिजल्टेंट, यानी कि R के इक्वल होगा। यही हमने यहाँ पे बात की है। वेर्चनन थ्योरम हमें क्या कहती है? एक बार फिर से देख लीजिए। दिस थ्योरम स्टेट दैट if the algebraic sum of two moments, if the algebraic sum of moments of any two forces about any point in their plan is equal to the moment of their resultant in the same point, at the same point, कि हमारी कोई पॉइंट है, हमारी कोई बॉडी है, उस पॉइंट से अगर दो फोर्सेस लग रही हैं, मान लीजिए F1 और F2 फोर्स लग रही है, तो इन दोनों फोर्सेस का जो मूवमेंट होगा, वो इन दोनों फोर्सेस का जो मूवमेंट का जोड़ होगा, यानी कि जो सम होगा, वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? R के इक्वल। यानी कि इसका और इसका, एक और दो, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? R आ जाएगी, R इक्वल निकल जाएगी। तो ये हमारी रहेगी वेर्चनन थ्योरम। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बात की वेर्चनन थ्योरम के बारे में, कि वेर्चनन थ्योरम क्या होती है, जिसके अंदर आपको बताया कि दो फोर्सेस अगर एक्ट कर रही है तो उन दोनों फोर्सेस का जो मूवमेंट का सम होगा वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा? रिजल्टेंट के मूवमेंट के इक्वल होगा। इसके अलावा हमने बात की कंडीशंस के बारे में। तीन हमारी कंडीशंस थी, एंड कौन कौन सी कंडीशन थी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स हमारी क्या रहेगा? अलजेब्रिक सम जो होगा 0 होगा। वही अलजेब्रिक सम अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट्स पे बात करेंगे, ऑल फोर्सेस, तो वहां पे भी 0 रहेगा। और हम मूवमेंट की बात करेंगे कि ऑल फोर्सेस ऑफ मूवमेंट, तो अलजेब्रिक सम तब भी हमारा क्या रहेगा? 0। तो ये हमारी तीन कंडीशंस थी इसके अंदर। इसके अलावा हमने बात की है, जो हमारा टॉपिक था, जैसे कि रिजल्टेंट टर्निंग फोर्स, रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट के
के बारे में, जिसके अंदर आपको बताया कि नेट अमाउंट, नेट मूवमेंट जो एक्ट करता है किसी बॉडी के ऊपर उसको रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट कह देते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि इफ इक्वल, कि इट इज इक्वल, ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, जो भी अलजेब्रिक सम होता है किसके बीच का सम होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट के बीच का जो सम होता है उसके इक्वल होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारा कहलाता है रिजल्टेंट टर्निंग मूवमेंट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे लीवर के बारे में कि लीवर क्या होता है, लीवर की आगे कुछ टर्म्स होती है जैसे फुलक्रम क्या होता है, एफर्ट क्या होती है, पावर आर्म क्या होती है, लोड आर्म क्या होती है, या फिर लीवर के आगे टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि 3 तरह के हमारे लीवर होते हैं। सिंपल लीवर होता है, कंपाउंड लीवर होता है और बेंट या फिर बोल दीजिए कर्व्ड लीवर होता है। इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।